देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो देखो लास्ट दिन हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया था, जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे सभी कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, नया टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ, ये वाला टॉपिक, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अच्छा, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। अब डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है, देखो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन को कैसे मेजर करेंगे। डिस्पर्सन का मतलब होता है डेटा कितना फैला हुआ है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको अगर थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करके बोलना चाहे तो कितना स्प्रेड किया हुआ है डेटा, और थोड़ा एक अच्छा सा लैंग्वेज यूज करे तो डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी इन डेटा। ठीक है, डेटा में कितना डाइवर्सिटी है वो अगर हमें मेजर करना है, ठीक है, यानी कि मापना है, तो हम लोग फॉलो करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, यहाँ पर हमें अलग अलग टूल्स टेक्निक्स दिया जाएगा जिससे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि डेटा जो गिवन है वो कितना ज्यादा फैला हुआ है, कितना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, या कितना ज्यादा स्कैटर्ड है, ये बोल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक ऐसा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा सीरीज ए और यहाँ पर लिख रहे हैं सीरीज बी। ठीक है, सीरीज ए का डेटा ले लेते हैं 30, 32, 36, 38 और 39। और सीरीज बी में मैंने डेटा लिया है 4, 19, 36, 53, 63। ठीक है, अच्छा अब ये डेटा से हमें क्या पता चलेगा? मैंने तो अलग अलग सीरीज ले लिया है, अब इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? इससे हम लोग सीरीज ए और सीरीज बी का मीन और मीडियन, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग सीरीज ए का मीन निकालते हैं तो हम लोग सीरीज ए का यहाँ पर निकाल लेते हैं मीन। तो मीन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसका पूरा टोटल करना पड़ेगा। मीन यानी एवरेज कुछ नहीं बोल रहा है तो एरिथमेटिक मीन, तो 1 2 3 4 5, 5 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 5 और इसका टोटल करेंगे। तो 30, 32, 36, 38 और 39, तो ये कितना हो गया? 175। ठीक है, अच्छा अब इसका भी मीन निकालेंगे तो इसको भी टोटल कर लेते हैं। लाइक 4, 19, 36, 53 और 63, तो टोटल हो गया 175। अच्छा, अब हम लोग मीन निकालेंगे, मीन ऑफ सीरीज ए और मीन ऑफ सीरीज बी। तो 175, यहाँ भी 175, एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर है, यहाँ भी 5 नंबर ही है, मैंने इक्वल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5। अब डिवाइड करने से कितना कैलकुलेट होके आता है देखते हैं। 35 कैलकुलेट होके आ गया, दोनों केस में हम लोग का 35 आ गया। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बताते हैं। फिर मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकाला जाता है? मीडियन में हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। जैसे कि असेंडिंग में लिखा हुआ है मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में, और जस्ट ऑब्जर्व करके हम लोग बोल सकते हैं कि मिडिल का डेटा ये है, यानी कि मीडियन का वैल्यू दोनों केस में 36 है। ठीक है, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, बिना फॉर्मूला लगाए निकाल ले रहे क्योंकि ये तो जस्ट मतलब ऑब्जर्व करके ही तो बोल सकते हैं ना, तो इसमें मैंने और कुछ फॉर्मूला वगैरह का यूज नहीं किया। तो मीडियन ये देखो 36 आ रहा है, यहाँ भी मीडियन हम लोग का कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग के पास दो अलग अलग सीरीज था लेकिन दोनों का मीन और मीडियन जो है इक्वल आया है। अच्छा, मोड भी अगर कैलकुलेट करना चाहे वैसे इस दोनों में मोड का वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो मेन तीन ही है, मीन मीडियन मोड, अगर सपोज हम लोग इसका मोड कैलकुलेट करना चाहे तो इसमें भी आंसर होगा नन, मतलब कुछ भी नहीं, और इसमें भी आंसर होगा
नन, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा मोड का कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मीन और मीडियन आ रहा है, दोनों सीरीज में एक ही जैसा आंसर आ रहा है, मीन में भी दोनों 35 और मीडियन में दोनों 36। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम ये है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेटा का स्कैटरनेस नहीं बता सकता है, तो फिर ऐसा लगेगा कि सेम सीरीज का ही आंसर है, ठीक है। यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, लेकिन सेम सीरीज तो है ही नहीं। ऊपर से ये डेटा कहां से फैला हुआ है, 30 से लेके 39 तक, ठीक है। और ये कहा 4 से लेके 63 तक, तो इसका स्प्रेड काफी ज्यादा है, ठीक है। ये जो डेटा है ये काफी ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 4 है, 4 से लेके 63, यानी ज्यादा स्प्रेड कर रखा है। और 30 से लेके 39 तो ये कम स्प्रेड कर रखा है, क्योंकि 30 से 39 मतलब 30 31 करके 39 तक ही जाना है, लेकिन 4 से लेके 63 मतलब काफी ज्यादा स्प्रेड कर रखा है, ठीक है। तो ये जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दोनों सीरीज में सेम आंसर दे रहा है, यानी फेलियर है डेटा के स्कैटरनेस को मेजर करने के लिए। इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ताकि हम लोग डेटा का स्कैटरनेस, ये जो फैला हुआ है, ये तो भी देख के हम लोग बता सक रहे हैं, ऑब्जर्व करके आंखों से देख के बता सक रहे हैं, अच्छा ये ज्यादा फैला हुआ है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मोर स्कैटर, ठीक है। और ये कैसा है, ये है लेस स्कैटर्ड। अच्छा, जो ज्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है, वो जो ज्यादा स्कैटर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे लेस क्लस्टर्ड है। अब क्लस्टर्ड का मतलब क्या था, हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था कि डेटा जो है अपने सेंट्रल वैल्यू की तरफ ज्यादा क्लस्टर्ड होता है। तो अगर कोई ज्यादा फैला हुआ है तो अपने सेंटर वैल्यू की तरफ ज्यादा क्लस्टर्ड नहीं होगा, जबकि ये देखो मोर क्लस्टर्ड है, ठीक है। ये देखो 36 इसके साइड में ज्यादा है, 30 से 36, 32 से 36 का डिस्टेंस, या 36 से 38, 39 से 38 का डिस्टेंस। ये देखो इससे इसका डिस्टेंस 2 है, इससे इसका डिस्टेंस 3 है ना। इससे इसका डिस्टेंस अगेन यहाँ पर हो गया हम लोग का 6, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 4। मतलब इसमें जो है सेंटर के तरफ इसका वैल्यू जो है ज्यादा क्लस्टर्ड है, बट इसमें अगर देखें तो 4 से 36 काफी गैप हो रहा है। तो जो भी हो, इसका जो मतलब फैलाव है, ठीक है, जो स्कैटरनेस है वो कम है, जबकि इसका जो स्कैटरनेस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग अगर सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे तो मीन मीडियन मोड से हम लोग सीरीज का स्कैटरनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास मैट है, मैट में हमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, second important characteristics of distribution is given by dispersion। तो important चीज हमें क्या पढ़ना है, dispersion पढ़ना है। इससे हमें क्या मिलेगा, two distributions may be identical in respect of its first important character that is central tendency। तो हम लोगों ने डेटा का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ लिया है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। अभी हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिस्पर्सन। तो दो सीरीज वो आइडेंटिकल हो सकता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के केस में। तो ये तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही निकाला हम लोगों ने, मीन मीडियन मोड। तो दोनों में मीन एक ही आंसर दे रहा है, मीडियन भी एक ही आंसर दे रहा है, मोड भी एक ही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है कि ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, येट दे में डिफरेंट अकाउंट ऑफ स्कैटरनेस। लेकिन ये हो सकता है कि उनका स्कैटरनेस यानी उनका जो मतलब डिस्पर्सन, डेटा का जो गैप यानी डेटा का जो फैलाव है वो अलग अलग है। जबकि दोनों सीरीज आइडेंटिकल देखने में हो सकता है, देखने में मतलब इंडिविजुअल वैल्यू के हिसाब से नहीं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के रेस्पेक्ट में देखो बोल दिया है आइडेंटिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, येट दे में डिफरेंट ऑन अकाउंट ऑफ स्कैटरनेस। बट डेटा का जो फैलाव है उसमें वो अलग हो सकता है। द फॉलोइंग फिगर शो ए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी येट वेरिंग मेजर्स ऑफ स्कैटरनेस। तो और मुझे जो है यहाँ पर डेटा दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना खुद से एक एग्जांपल तुम लोग को दिखा दिया है। यहाँ पर एबीसी करके बताया है, जो भी हो। तो मैंने तुम लोग को देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जहां पर मैंने ये दिखाया कि यहाँ पर मीन दोनों केस में सेम है, जबकि सीरीज का जो स्कैटरनेस है दोनों में काफी अलग है। मीडियन भी सेम है जबकि स्कैटरनेस अलग है, मोड भी सेम आंसर दे रहा है जबकि स्कैटरनेस अलग है। तो इस स्कैटरनेस को अगर हमें मेजर करना है तो हमें सीखना पड़ेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन समझना पड़ेगा। तो ये जो स्कैटरनेस बार बार वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं स्कैटरनेस को जो हमें मेजर करना है
ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन। ठीक है, स्कैटरनेस का मतलब डिस्पर्सन। और इस डिस्पर्सन को जब हम लोग मेजर करना चाहेंगे तो हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो चैप्टर का नाम जो है उसका सिग्निफिकेंस आई होप कि समझ में आया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ताकि हम लोग डेटा का जो है स्कैटरनेस आइडेंटिफाई, सॉरी, डेटा का जो है स्कैटरनेस आइडेंटिफाई कर पाए, यानी डेटा का डिस्पर्सन जो है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है। एक सेकेंड, सुमित का ज्वाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं। एक मिनट रुको। अच्छा, ठीक है, देखते हैं अगर ज्वाइन हो जाता है तो। अच्छा, तो ये हम लोग का हो गया मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब इस पे कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं, ताकि जो है कभी भी अगर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन may be defined as the amount of deviation of the observation। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है गैप। ठीक है, गैप, डेविएशन का मतलब होता है गैप। अगर ये वर्ड समझने में दिक्कत होता है तो ब्रैकेट में गैप लिख लो। यूजुअली फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझाते हैं, ये मैंने क्या लिखा, ये जस्ट मैंने एक डेफिनेशन जैसा लिखवा दिया डिस्पर्सन का। तो डिस्पर्सन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन गैप ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका डेविएशन कितना है वो मेजर करेंगे हम लोग। स्कैटरनेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ तो हम लोग आंख से देख के जस्ट बता रहे, मतलब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जर्व करके बता रहे कि 30 से 39 और ये 4 से 63, तो इसका फैलाव ज्यादा है 4 से लेके 63, और ये 30 से लेके 39, तो इसका फैलाव कम है, इसका फैलाव ज्यादा है। लेकिन अगर हमें इसे मेजर करना है स्टैटिस्टिकली तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो मीन होता है, यानी कि एरिथमेटिक मीन। इसके अलावा मीडियन होता है, मोड होता है। ठीक है, हमें जो भी बोला जाएगा उससे हमें मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा का जो गैप है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे मेजर करेंगे? सिर्फ ऑब्जर्व करके तो हम लोग नहीं कर सकते। जब हमें बहुत सारा डेटा देगा तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो मेजर करने का टेक्निक ये है कि डेटा का जो फैलाव है उसे कैसे चेक करना है? एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले लेना है, और उससे जो डेटा गिवन है उसका गैप कैलकुलेट करना पड़ता है। इस बेसिस पे हम लोग अलग अलग टेक्निक फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग टेक्निक फॉलो करेंगे, लेकिन मैंने ओवरऑल बता दिया कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी डिस्पर्सन कैलकुलेट करना है, कोई एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें लेना पड़ेगा, और उससे हमें डेटा का जो है गैप को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल देखें, इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, एक डेटा ले लिया एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, 8, 10, 12 और 14, और यहाँ पर ले लिया वाई। क्या हो गया? एक सेकंड रुको।
सुमित का फिर से ज्वाइन नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हुआ। एक सेकंड। ठीक है, तब तक हम लिख रहे हैं, तुम लोग लिखो 8, 8, 10, 12 और 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करके इसका स्कैटरनेस को मेजर करेंगे। जैसे देखो, इसका एरिथमेटिक मीन कितना है, 10 है, सॉरी इसका मीडियन। अगर हमें इसका एम निकालना हो दोनों डेटा का, तो एम अगर निकालेंगे, एम ऑफ एक्स और एम ऑफ वाई, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एम मान के चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5। इसका टोटल हो गया 10, 10 10 20 20, ये हम लोग का हो जाएगा 10 10 30 30, और ये हो गया 40 40 50 हो जाएगा आई थिंक, 50/5, ये 10 हो गया। और 10 10 20 30 30 40 40 50, ये भी 50 हो रहा है, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो ये देखो, दोनों केस में एरिथमेटिक मीन हम लोग का कितना आ गया, ए एम हम लोग का आ गया 10, और यहाँ पर भी ए एम हम लोग का 10 आ गया। तो अगर गैप मेजर करना है कैसे करेंगे, 8 से 10 का गैप मेजर करना है। ठीक है, हम बताते हैं, एक सेकेंड, सुमित को थोड़ा मेल कर देते हैं। लिंक जो है वो यूज नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का ये जो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो 10 आया ना एरिथमेटिक में, उससे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स डेटा का अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो ऐसे करके कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर डेटा क्या है, 6 8 10 12 और 14। ठीक है, तो हम लोग का एरिथमेटिक मीन से हमें मेजर करना है, तो 10 से 6 का गैप कैसे हो जाएगा, ये देखो, पहले 10 से 10 का गैप यहाँ 0 आ जाएगा। अच्छा, 12 से 10 का गैप यहाँ पर 2 हो जाएगा, 14 से 10 का गैप 4 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब एक्चुअली हमें क्या करना है, किससे कैलकुलेट करना है, यूजुअली फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब ए एम माइनस डेटा करना है। तो 10 माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस, सॉरी 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10 और 14 माइनस 10, तो 6 माइनस 10 -4 हो जाएगा, 8 माइनस 10 -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। और वाई सीरीज में देखो कैसे मेजर करेंगे, इसमें भी 10 होगा, तो यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं, 8 8 10 12 और 12। ठीक है, इस तरीके से मैंने डेटा लिख लिया। यहाँ पर जो मीन है वो 10 है, तो 10 से 8 यहाँ पर हो गया 2, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर भी 2, ये +2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो डेटा कम फैला हुआ है, इसीलिए डिफरेंसेस काफी कम है, +2 +2 -2 -2। ठीक है, और यहाँ पर देखो डेटा ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए डिफरेंसेस ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मेजर करके देख सकते हैं, लेकिन ये तो जस्ट मैंने नॉर्मल बताया, लेकिन इसके लिए हम लोग को अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है और इसका यूज क्या है, क्यों हम लोग इसे यूज करते हैं। अच्छा, अब देखो हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को कैसे मतलब मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक है। जैसे ये देखो, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, तो यहाँ पर लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास पूरा समरी बन जाए। यहाँ पर लिखते हैं
डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कितने तरीके से मेजर होगा? एक हो जाएगा एब्सोल्यूट फॉर्म में, আচ্ছা ওয়েটিং এ আছে এতজন, আমাকে দেখাচ্ছেই না, আওয়াজই পাচ্ছি না। গুড আফটারনুন সুমিত, গুড আফটারনুন সোমনাথ, गुड आफ्टरनून क्रिश, अच्छा तुम लोग क्या मतलब बहुत देरी से वेट कर रहे हो? मैम मेरा तो स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो गया, एक्शन नहीं कर पा रहा। হ্যাঁ বলো। এই 5-6 মিনিট হয়ে গেছে। 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমাকে একটা মেসেজ করবে, আমি জানি না এমনি শুনতে পাচ্ছি না, আমি কেন জানি না বুঝতে পারলাম না যে আওয়াজই আসছে না আমাকে এটা। আর সুমিत का क्या ज्वाइन नहीं हो रहा था? मैम मेरा स्क्रीन मतलब मैं ऐसा हो रहा है, मैं ज्वाइन हो जा रहा हूँ लेकिन स्क्रीन ब्लैंक पर अटक जा रहा है, समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। আর ক্রিশেরও কি সেম ইস্যুস হচ্ছিল? আমার এখানে জানি না কেন তোমরা যে এন্ট্রি করলে যে একটা আওয়াজ হয় সেটা আমাকে আজকে এলো না, বুঝতে পারলাম না। আর আমি স্ক্রিনটা খেয়াল করিনি। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे का लेकिन देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, ठीक है? हम जस्ट एक बार रिकॉल करवाते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम लोग स्टार्ट किए हैं। डिस्पर्सन का मतलब है कि अगर हमें डेटा में कितना मतलब स्कैटरनेस है, यानी डेटा कितना फैला हुआ है, वो हमें मेजर करना है, ठीक है? बाकी एक बार तुम लोग स्टार्टिंग का देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। एकदम समरी में बोले तो ये देखो, ये 30 से 39 है डेटा, यहाँ 4 से 63 है, तो इसका जो फैलाव यानी गैप है ये कम है, क्योंकि 30 से लेकर सिर्फ 39 तक ही स्प्रेड कर रहा है, ये 4 से 63 तक स्प्रेड कर रहा है, ये ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। अब ये स्कैटरनेस बोलते हैं इसे स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में, इसे हमें मेजर करना पड़ेगा। तो चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन का मतलब ही होता है डेटा के स्कैटरनेस यानी डेटा के फैलाव को मेजर करना। अब इसका जरूरत क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग सीरीज लिया था, दोनों का मीन और मीडियन और मोड का आंसर सेम आया था, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेटा का स्कैटरनेस बताने के लिए केपेबल नहीं है, इसीलिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सीखना पड़ेगा। बस मैंने इतना ही बताया। और उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या टेक्निक से हम लोग डिस्पर्सन को मेजर कर सकते हैं। तो दो तरीके का टेक्निक है, एक है एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा है रिलेटिव मेजर, ठीक है? रिलेटिव मेजर्स। अच्छा, एब्सोल्यूट मेजर में हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा? एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग सीखेंगे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, अच्छा डेविएशन का मतलब ही गैप होता है, ठीक है? रेंज पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का दो हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन पढ़ना पड़ेगा और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इधर हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है? अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को क्यूडी लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है? क्यूडी भी यूज होता है, मतलब क्वेश्चन में भी हो सकता है, सिर्फ क्यूडी लिख दिया तो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि क्वार्टाइल डेविएशन ही बोल रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये देखो, जैसे यहाँ पर रेंज तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन का हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को एमडी से डिनोट कर रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन।
अच्छा, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका जो रिलेटिव मेजर है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला जाता है। तो हम लोग को अगर डेटा का जो स्कैटरनेस है, जो फैलाव है, उसे अगर हमें मेजर करना है तो हमें दो तरीके से उसे मेजर करना सीखना पड़ेगा, एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट में और एक रिलेटिव मेजरमेंट में। एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट में फर्क ये है कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट में हम लोग का आंसर जो है डिजिट मतलब नंबर में आएगा, और यहाँ पर आंसर हम लोग का सारा परसेंटेज में आने वाला है, ठीक है, ये चीज लिख लो, यहाँ आंसर परसेंटेज में आएगा, जबकि यहाँ पर आंसर हम लोग का परसेंटेज में नहीं आएगा, मतलब एक वैल्यू में आएगा, ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू में आएगा। अब रेंज सीखा था तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज सीखने का क्या जरूरत है वो भी हम लोग देखेंगे, मतलब वैल्यू से हमें परसेंटेज में ट्रांसफर करना है, तो फिर दोबारा से परसेंटेज में ट्रांसफर करने का क्या जरूरत हुआ, उसका रीजन भी हमें देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने इसको फिर परसेंटेज में ट्रांसफर क्यों किया। तो ये देखो एब्सोल्यूट मेजर्स अभी हम लोग सीखेंगे, तो सबसे पहला जो है मेजरमेंट रेंज, तो सबसे पहले रेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सारा चीज वैसे दे दिया है, मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख लो, याद रह जाएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेंज। अच्छा, रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेंज कैलकुलेट करना सबसे आसान है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं रेंज, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं फिर हम समझाते हैं। अगर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल, डिस्क्रीट का मतलब जहां पर हम लोग का कोई एफ या एफ मतलब फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डेटा नहीं रहेगा, ये सब डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल्स। तो यहां पर लिखेंगे डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस होगा, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में रेंज इक्वल टू, तो यहाँ पर रेंज भी लिखना चाहिए मुझे, यहाँ लिख देते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन में रेंज इक्वल टू ये हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम लोग का ऑब्जर्वेशन हुआ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर लिखते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें रेंज कैसे निकाला जाएगा, इसमें हो जाएगा रेंज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास एलसीबी लिख देते, ठीक है, ये अपर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। अच्छा, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, रेंज इक्वल टू, यहां भी वही सेम बात ही होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, यहां पर भी वही सेम बात ही रहेगा, एक ही बात रहेगा, लेकिन कैसे यहाँ लार्जेस्ट ढूंढेंगे, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल और लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये तो जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन अभी रेंज समझाना बाकी है, अभी हम लोग रेंज को पहले समझ लेते हैं, ये नोट डाउन कर लो ताकि फॉर्मूला तुम लोग के पास कॉपी में रह जाए। अच्छा, अब देखो रेंज कैसे निकाला जाएगा, तो रेंज का यूज कब होता है, देखो जब भी हम लोग मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें ना जो सेलर है वो हमें रेंज पूछ सकता है, जैसे मान लो तुम लोग खरीदना चाहते हो एक लैपटॉप, तो रेंज पूछा जाएगा कि कितने का लैपटॉप चाहिए, तो हम लोग जैसे जिसका जैसे रिक्वायरमेंट होगा, कोई बोल सकता है मुझे 20 to 25,000 के अंदर चाहिए, ठीक है, कोई बोल सकता है मुझे 10 मतलब 15,000 से लेके 20,000 के अंदर चाहिए, तो ये क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है। और अगर जैसे मैंने बोला 20 से 30,000 के अंदर, तो रेंज देखो मैंने एकदम मिनिमम से लेके मैक्सिमम बोला कि मिनिमम यहां से स्टार्ट कीजिए दिखाना, और मैक्सिमम मुझे जो है 30 के अंदर लेना है, 20 से 30 अगर मेरा रेंज चल रहा है तो ये रेंज हो गया ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इसके अंदर मुझे जो है लैपटॉप दिखाया जाएगा परचेस करने के लिए, क्योंकि मैंने अपना रेंज ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्ज
लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का गैप, ठीक है। तो हम लोग को डिस्पर्सन पढ़ना है। डिस्पर्सन का मतलब होता है डेटा के बीच का गैप को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, रेंज का मतलब। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला वही सब लिखवाया हुआ है। अब हम एक यहाँ क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोग को। देखो यहाँ पर दिया है, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। रुपीज में ये 8 वर्कर्स का डेटा दिया हुआ है। फाइंड द रेंज एंड ऑल्सो द कोफिशिएंट। हम लोग को बोला है पहले रेंज निकालो और कोफिशिएंट भी निकालो। तो कोफिशिएंट किस चीज का निकालना पड़ेगा? रेंज का, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को रेंज ही बोला है ना। तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों कैलकुलेट करने बोला है। वैसे मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी फॉर्मूला नहीं लिखवा है, वो भी लिखवा देंगे। पहले रेंज निकालेंगे। तो रेंज का मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डेटा के बीच का गैप। तो यहाँ पर सिंपल रेंज का जो है, ये क्वेश्चन नंबर है 14.2.1, ठीक है। तुम लोग का कुछ और जो है मैथ में नंबर हो सकता है, तुम लोग उस हिसाब से लिख लो। तो रेंज का आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब ये क्या है? ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करने से ही होगा। तो ये पूरे डेटा में हम लोग को फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट डेटा कौन सा है। तो मुझे तो लग रहा है 96, ये सबसे हाईएस्ट है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है हम लोग का 50, ठीक है। तो 96 और 50 के बीच का गैप, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 96 और 50 के बीच का गैप, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 46, ठीक है। अब इसमें हमें आंसर में रुपीस लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि ये रुपीस का था। यूनिट लिखना मैंडेटरी है, ये यूनिट के साथ होता है। तो ये हम लोग का क्या आंसर आया? एब्सोल्यूट मेजर का आंसर आया। एब्सोल्यूट मेजर वैल्यू में आंसर देता है, और इसमें वैल्यू के साथ साथ हमें क्या मिलता है? यूनिट भी मिलता है, ठीक है। इसमें वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी मिलता है। यूनिट लिखना मैंडेटरी है, यानी जो डेटा का स्कैटरनेस है वो कितना है? 46, ठीक है। गैप 46 है, मतलब डेटा कहां से कहां फैला हुआ है। अगर इसको हम लोग लाइन बाय लाइन अरेंज करें तो 50 से लेके स्टार्ट हुआ है और 96 तक जा रहा है, ठीक है। तभी तो इन दोनों का गैप हम लोग का कितना निकल के आया? 46 रुपीज। रुपीज लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो, हाँ 46 हो गया। अब हमें बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल के दिखाओ, ठीक है। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल के दिखाते हैं। अच्छा, उसके पहले ना हम लोग ये समझेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जरूरत क्यों हुआ। फॉर्मूला तो अभी बता देंगे, आंसर भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, तो उससे पता चलेगा कि नीड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक्स, एक डेटा, और एक डेटा वाई ले लेते हैं, ठीक है। एक्स जो है ये मान लो कि ये वेट का डेटा है, और y जो है ये हाइट, ठीक है। अच्छा, x में हम डेटा ले लेते हैं 56, 68, 49, 63 और 75, ठीक है। ये सब केजी में है, क्योंकि वेट केजी में होगा। मान लो कि ये कुछ 5 स्टूडेंट का वेट है, ठीक है। अच्छा, अब हाइट भी उनका लिख लेते हैं। एक का हाइट है 148 सेंटीमीटर, दूसरा है 156 सेंटीमीटर, नेक्स्ट लिखते हैं 140, लिख लेते हैं 140 सेंटीमीटर, 162, ठीक है। उसके बाद 170, रैंडमली नॉर्मल मैंने डेटा लिया है। अच्छा, अब अगर मुझे रेंज निकालना है तो हम रेंज निकाल सकते हैं आराम से। ये एक्स जो वेट है, वेट का जो सीरीज है उसका रेंज कितना होगा, जो हाइट का सीरीज है उसका रेंज कितना होगा। बोलो, तुम लोग बोलो कि वेट का रेंज कितना होगा और हाइट का रेंज कितना होगा। बोलो। रेंज का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो ये जो एक सीरीज है इसका रेंज बता दो, और जो वाई सीरीज है उसका रेंज बता दो। बोलो कितना होगा। बोलो, मेरा आवाज आ रहा है। 26। हाँ बोलो। एक्स का होगा 26, एक्स का 26, 26 ना 27 হচ্ছে মনে হয়। 26 হবে 75 माइनस 49। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা 76 করে নাও, ঠিক আছে। इसको एक काम करो 76 कर लो, एक ही बात है, 75 भी रख सकते हैं। हाँ, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমার যে ডেটা আছে ওইটা হিসেবে। হ্যাঁ আর হ্যাঁ, এটা এটা হবে তাহলে 27 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে বলো। 30। 170 माइनस 140, 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग इससे बता सकते हैं कि कौन सा डेटा ज्यादा स्कैटर्ड है, कौन सा सीरीज ज्यादा स्कैटर्ड है? क्या हम लोग सिर्फ यहाँ से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कौन सा सीरीज ज्यादा स्कैटर्ड है? ये 56 से 76 तक है, ये 148 से 170 सेंटीमीटर है, तो जस्ट ऑब्जर्व करके क्या हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्कैटर्ड है, कौन सा सीरीज ज्यादा स्कैटर्ड है? स्कैटर्ड का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में काफी ज्यादा गैप होने को स्कैटरनेस बोला जाता है। तो ये स्टार्ट हुआ है 56 में, खत्म हो रहा है 76 में, तो गैप कितना आया? यहाँ पर हम लोग का, ये वैसे तो देखो हम लोग का 49 है, 49 सॉरी, ये 49 में स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है 76 में, तो हम लोग का गैप ही तो हमें स्कैटरनेस बताएगा ना। तो हम लोग का गैप कितना आया? 27, और यहाँ पर गैप आया 30। ठीक है, जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पर अगर सिर्फ डेटा को ऑब्जर्व करें कि डेटा को अगर हम लोग पुट करें, ये 49 से शुरू हो रहा है, एंड होगा 76 में, ये शुरू हो रहा है 140 से और खत्म होगा 170 में, तो ये देख के हमें क्या लग रहा है कि इसका स्कैटरनेस ज्यादा है। देखो ये 140 से 170 तक है, ये 49 से 76, इसका आंसर भी 27 आ रखा है, इसका 30 आ रखा है। तो हम लोग अगर जस्ट इसको ऐसे ऑब्जर्व करके बताना चाहे तो हम लोग यही बताएंगे ना कि आर वाई का स्कैटरनेस ज्यादा है आर एक्स से। कैसे बता रहे ये जस्ट देख के, लेकिन ये कंपेरेबल है ही नहीं। ठीक है, पहला बात है, ये दो सीरीज को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बता सकते हो? एक नॉर्मल जो है कंसेप्ट है, बता सकते हो क्यों ये दो सीरीज कंपेयर नहीं होगा? बता सकते हो क्यों ये दो सीरीज कंपेयर नहीं होगा? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोला यहाँ यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है। बता सकते हो क्यों ये दो सीरीज को हम लोग कंपेयर करके नहीं बोल सकते कि ये दोनों में, क्योंकि जब हम दोनों में कंपेयर करके बताना चाह रहे कौन सा सीरीज ज्यादा फैला हुआ है, तो दोनों में कंसेप्ट या दोनों का जो सीरीज का पैटर्न है वो भी तो एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ नंबर से क्या जाता है? यहाँ किलो है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो किलो के साथ सेंटीमीटर कभी भी कंपेरेबल है? कभी भी कंपेरेबल नहीं है। ये क्या है? ये नॉट कंपेरेबल है, नॉट कंपेरेबल ड्यू टू डिफरेंट यूनिट। क्योंकि यूनिट अलग अलग है तो दोनों को हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फिर भी अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि दोनों सीरीज में से कौन सा ज्यादा स्कैटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके आंसर को यूनिट फ्री करना पड़ेगा। ये किलो है, ये सेंटीमीटर है, इसके जगह अगर हम लोग आंसर को यूनिट फ्री बना ले तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कंपेरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो आंसर आ रखा है, यहाँ पर आंसर, रेंज का आंसर हमेशा आता है यूनिट के साथ। ठीक है, यूनिट आंसर इन यूनिट। ठीक है, आंसर हमेशा यूनिट में आएगा जब हम लोग रेंज का कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज का कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का आंसर जो है यूनिट फ्री हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला देखो, क्यों ये यूनिट फ्री हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, हम बता देते हैं। ये देखो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यूनिट लेस आएगा। ठीक है, इसमें आंसर यूनिट लेस हो जाएगा। कैसे? अभी बताते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर हमें निकालना है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 76 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 76 प्लस 49 इनटू 100। अब ये कैसे यूनिट फ्री हो जाएगा? 76 माइनस 49 तो 27 आया, और 76 प्लस 49 देखते हैं कितना आता है, 125। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केजी। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लो ना केजी, और यहाँ पर भी हो गया केजी इंटू 100, तो ये केजी केजी कैंसिल आउट हो गया। तो 27 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 करने से होता है 21.6%। मैंने बोला ना कि ये परसेंटेज में आता है, कोफिशिएंट का आंसर परसेंटेज में आता है। देखो मैंने लिखा रखा है, परसेंटेज में आता है, और ये कैसे आता है? यूनिट लेस आता है। ठीक है, ये यूनिट फ्री या यूनिट लेस आंसर हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, सेम तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसका भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये हाइट का। ठीक है, ये वेट का निकल गया, सेम तरीके से हम लोग हाइट का निकालेंगे यहाँ पर। तो हाइट का कैसे निकालेंगे? 170 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 170 प्लस 140 इंटू 100। इसमें आंसर सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ नीचे भी सेंटीमीटर आएगा, बट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 170 प्लस 140,
310 इंटू 100, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 330 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 310, तो इसमें आंसर आ जाता है हम लोग का 9.67%, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9.677 ऐसे आ रहा है परसेंटेज, तो ये यूनिट फ्री हो गया। अब दोनों सीरीज जो है कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट का इंपैक्ट नहीं आ रहा है कि ये डेटा तो किलो में है, ये डेटा सेंटीमीटर में है, तो हम लोग इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे बता देते हैं तो ये तो रॉन्ग है ना, क्योंकि ये कंपेरेबल ही नहीं है। कभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रुपीस के साथ आवर्स का कंपेयर कर दिया, ये सब तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ना रहे यूनिट और ना हमारा कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। यूनिट ही हट गया तो अब कंपेयर आराम से कर सकते हैं। तो इसमें डेटा स्कैटरनेस का परसेंटेज आया रेंज में 21.6% रेंज को यूज करके, और यहाँ पर आया 9.67%, तो ये कम वैल्यू है, तो इसका मतलब ये लेस स्कैटर्ड है, ठीक है। तो ये वाला जो आंसर है, तो इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आर वाई जो है वो हम लोग का लेस स्कैटर्ड है आर एक्स से, ठीक है। तो आर एक्स जो है वो मोर स्कैटर्ड है, लेकिन यहाँ देख के हमें ये नहीं लग रहा था, है ना। यहाँ पर हमें ये कम डेटा दिख रहा था, ये ज्यादा दिख रहा था, लेकिन बात ऐसा नहीं है। हमें कंपेयर करने के लिए दोनों को बराबरी में लाना पड़ेगा। और वैसे भी देखो, सेंटीमीटर का गैप और किलो के गैप में डिफरेंस होता है। जब हम लोग का गैप 27 हो रहा है तो वो काफी ज्यादा होता है, हेवी होता है, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है, जबकि किलो, जैसे किसी का वेट का गैप, जब हम लोग देख रहे हैं कि वेट का गैप स्टार्टिंग हो रहा है 49 से लेके 76, मतलब हाई गैप है। और जब हाइट 140 से 170 होता है तो गैप जो है वो हाई नहीं हो रहा है। मतलब इसको अगर प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करो कि वेट में अगर गैप, किसी का वेट मतलब मिनिमम वेट का पर्सन 49 और मैक्सिमम 76, काफी ज्यादा गैप है, लेकिन हाइट में मिनिमम 140 से मैक्सिमम 170 उतना ज्यादा नहीं माना जाएगा। वो तो जस्ट हम लोग नॉलेज से बोल सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो हम लोगों को अगर रेंज से कैलकुलेट करना है, तो अगर दो सीरीज में कंपेयर करना है तो हमें कोफिशिएंट का जरूरत होता है। ये देखो, इसीलिए रेंज और पढ़ना है, उसके साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी पढ़ना है। तो रेंज का मतलब है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का गैप। अगर हमारे पास दो सीरीज है जिसमें यूनिट अलग अलग है, अगर यूनिट अलग अलग नहीं है तो फिर कोफिशिएंट निकालने का जरूरत नहीं होगा, तो ऐसे ही कंपेरेबल हो जाएगा। ये भी वेट, ये भी वेट, तो कंपेयर हो जाता, या फिर दोनों सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसीलिए सिखाया जाएगा क्योंकि हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि किसका डिस्पर्सन हाई है। तो अगर हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे, इससे हमारा यूनिट फ्री मेजरमेंट मिलेगा, और यूनिट फ्री मेजरमेंट में हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम लोग का कौन सा ज्यादा जो है स्कैटर हुआ है डेटा। तो ये देखो, इसका 21.6% स्कैटरनेस फाइंड आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाई स्कैटर्ड है, यानी इसका डिस्पर्सन हाई है, ठीक है। ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग रेंज का क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट मेजर में, देखो मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया थोड़ा थोड़ा। ये देखो, एब्सोल्यूट मेजर हम लोग का आंसर यूनिट में देता है, ये यूनिट फ्री देता है, ठीक है। और इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये पॉइंट ऐड कर लो। यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, नॉट यूजफुल फॉर कंपेरिजन, और ये लिख लेते हैं यूजफुल फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास एक जो है मतलब डिफरेंस भी क्रिएट हो गया कि एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में डिफरेंस क्या क्या है। और ये वाला कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नॉर्मल रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, और उसी का कोफिशिएंट रिलेटिव मेजर्स में कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब रेंज का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी था, यहाँ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये देखो, एक ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लेकिन इसे हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेंज। प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, रेंज रिमेन्स unaffected ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या था, प्लस और माइनस, ठीक है। अगर तुम लोग को याद है, ओरिजिन चेंज का मतलब है प्लस और माइनस, बट अफेक्टेड ड्यू टू
affected in same ratio due to change in scale। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ओरिजिन चेंज में बोल रहा है कि अनएफेक्टेड रहेगा, लेकिन स्केल चेंज में बोल रहा है अफेक्टेड होगा। स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू या डिवाइड करना, ओरिजिनल डेटा में कुछ दूसरे डेटा को इनटू या डिवाइड करना। तो देखो हम समझाते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके। एक्स मैंने एक डेटा ले लिया, ठीक है, एक्स ऑब्जर्वेशन ले लिया, जिसमें ऑब्जर्वेशन है हम लोग का 5, 9, 18, 21, 32, 40, 57 और 63। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर मुझे रेंज निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। इसका रेंज कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट, मैंने देखो स्मॉलेस्ट एकदम ऊपर लिखा है ताकि हमें करने में आसानी रहे। 63 माइनस 5 कर लो तो रेंज कैलकुलेट होके आ जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लिया है, तो ये हो गया 58। ठीक है, अच्छा अगर हम इस ओरिजिनल डेटा x को चेंज करके y बना लेते हैं और हम लिख देते हैं x प्लस 2। ठीक है, तो x मतलब ये x का बात हो रहा है, x प्लस 2 मतलब मैंने ओरिजिनल डेटा में 2 ऐड कर दिया, मतलब मैंने क्या चेंज किया? ओरिजिन चेंज किया। और एक दूसरा ले लेते हैं, z बोल के एक सीरीज बना लेते हैं जिसमें हम ओरिजिनल डेटा में 3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कौन सा एग्जाम्पल लिया है? मैंने ये एग्जाम्पल लिया है चेंज ऑफ ओरिजिन का। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब ही था कि ओरिजिनल डेटा में कुछ प्लस या माइनस करना, तो मैंने अपने हिसाब से +2 और -3 किया है। तुम लोग किसी और एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हो, +2 के जगह कुछ और लिख लो, -3 के जगह कुछ और लिख लो। तो 5 + 2 7 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 18 + 2 20, 21 21 + 2 23 और ये हो गया 34, यहाँ पर 42 और 57 + 2 यहाँ पर 7 8 9 59, 63 + 2 65 हो गया। अब अगर हम लोग इसका R ऑफ Y कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? -65 हो गया। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट मतलब 65 - 7, मैंने उल्टा लिख दिया, 65 - 7, तो देखो कितना आता है? 65 - 7 58 आता है। ठीक है, अगर हम लोग z निकालते हैं तो 5 में 3 मुझे माइनस करना है, 2 हो जाएगा। ओरिजिनल डेटा में हम 3 माइनस कर रहे हैं, तो 9 - 3 ये हो गया मेरा 6। ठीक है, 18 - 3 15 हो जाएगा, 21 - 3 18 हो जाएगा। अच्छा 32 - 3 कितना हो जाएगा? ये हो गया मेरा 29। 40 - 3 37 हो जाएगा, और 57 - 3 ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 63 - 3 60 हो जाएगा। अगर हम R ऑफ Z निकालेंगे, एक मिनट, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? ओ अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो कोई भी डिस्कनेक्ट होना तो मुझे बता दो, तुम लोग स्क्रीन में देख के, अगर कोई भी वेट कर रहा है। मुझे आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, देखना पड़ेगा, कुछ शायद एडजस्टमेंट इधर उधर हो गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 60 - 2, तो यहाँ पर कितना हो गया? 58 हो गया। ठीक है, 60 - 2 ये हम लोग का 58 हो गया। देख लेते एक बार सही हुआ है कि नहीं। 60 - 2, हाँ 58, यहाँ भी 58 आ रहा है। ठीक है, चलो 58 आ रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये हम लोग का चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्टेड है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्टेड होने का मतलब है कि अगर ओरिजिनल डेटा में हम लोगों ने एक 2 ऐड किया है, ठीक है, हम लोग पहले ये वाला चेक करेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन मैंने 2 एग्जांपल लिया है, पहले एग्जांपल 1 चेक करते हैं कि R ऑफ X मेरा क्या आंसर आया, जो मेरा ओरिजिनल रेंज है उसका आंसर आया मेरा R ऑफ 58। तो R ऑफ Y का मेरा आंसर क्या होना चाहिए? तो अगर ये स्केल चेंज पे इंपैक्टफुल है तो यहाँ पर जितना है X है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर मेरा +2 होगा और ये 58, यानी कि यहाँ पर हो जाना चाहिए मेरा 60। लेकिन देखो R ऑफ Y मेरा 58 है, मतलब नहीं समझ में आया। क्योंकि देखो अगर तुम लोग भूल गए हो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे ये चीज हम लोगों ने कैसे चेक किया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर देखो हम फिर भी समझाने का एक बार कोशिश कर रहे हैं।
अगर मेरा ओरिजिन चेंज पे इम्पैक्ट होगा तो यहाँ पर इंडिविजुअली डेटा जैसे इम्पैक्ट हम लोग ला रहे हैं लाइक +2 करके, वैसे आंसर में भी हमें +2 करना है। करने पे ये ओरिजिनल आंसर और ये दोनों अगर सेम होता है तो हम लोग बोलेंगे कि अनएफेक्टेड नहीं है, ठीक है। अफेक्टेड है, अगर सेम हो रहा है तो सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए बोला गया है कि अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन चेंज करने पे ये अनएफेक्टेड रहेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये हम लोग का ऐसे आ रहा है, और वैसे भी देखो तीनों का आंसर क्या आ गया 58, ऐसे भी समझ सकते हैं तीनों का आंसर हम लोग का 58 आ गया, यानी कोई इफेक्ट नहीं आया। इससे हम लोग बोल सकते हैं ना कोई इफेक्ट नहीं आया, नो इफेक्ट, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर अगर 58 में -3 करोगे तो अलग आंसर आ जाएगा। RZ के केस में ये देखो 58 ओरिजिनल वाला -3 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, मतलब आंसर जो है चेंज हो जा रहा है। ऐसे करके भी समझ सकते हो, या फिर इसको हटा दो। बेटर तरीका है कि तुम लोग इस लाइन को ऐसे समझो कि अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, मैंने ओरिजिनल डेटा में कुछ अगर प्लस माइनस कर दिया है, कुछ भी डेटा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि मैंने +-2 और -3 किया है, लेकिन हर एक केस में मेरा रेंज का आंसर जो है सेम आ रहा है, यानी अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया प्रॉपर्टी में कि रेंज जो है वो ओरिजिन चेंज पे इफेक्टेड नहीं होता है। अब हम लोग स्केल चेंज का देखते हैं, यहाँ पर ही एग्जांपल लगाते हैं स्केल चेंज का। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो डेटा क्या रखे, डेटा हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पर डेटा लिखते हैं 4, 10, 18, 20, 32, 40, 56 और 64, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम y लिखते हैं। अब ये मेरा एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्केल का, ठीक है। अब चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या था, कुछ भी अमाउंट का ओरिजिनल डेटा में इनटू होना या डिवाइड होना। तो y इक्वल टू हम लिख लेते हैं 3x, ठीक है। मुझे क्या करना है 3 मल्टीप्लाई करना है। z इक्वल टू लिख लेते हैं x/2, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। P इक्वल टू लिखेंगे -3x और Q इक्वल टू लिखेंगे -x/2। अब डेटा का वैल्यू निकालते हैं। 4 इंटू y इक्वल टू मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा ना हटा लेते हैं, नहीं तो उधर जगह नहीं होगा, यहाँ लिखते हैं 3x, ठीक है। मैंने सबसे पहले स्केल चेंज किया कि कैसे करके, ओरिजिनल डेटा में 3 मल्टीप्लाई करके। तो 4 इंटू 3 12, 10 इंटू 2 20, सॉरी 10 इंटू 3 20, 18 इंटू 3 54, 20 इंटू 3 60, 32 इंटू 3 96, 40 इंटू 3 120, 56 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 168, और 64 इंटू 3 192, ठीक है। ऐसे करके मैंने निकाला। अच्छा, अब ये थोड़ा थोड़ा हम इधर हटा लेते, नहीं तो मेरा जगह नहीं होगा। तो यहाँ पर z और एक बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे x/2, उसके बाद p बनाएंगे उसमें लिखेंगे -3x, उसके बाद q लिख देते हैं -x/2, ठीक है। अब मुझे निकालना है रेंज, तो यहाँ पर r ऑफ x निकालते हैं। r ऑफ x, रेंज ऑफ x क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर वैल्यू है लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, यानी कि 60 हो गया। अच्छा, अगर हम लोग r ऑफ y का रेंज निकालते हैं तो 192 - 12, तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर आ गया हम लोग का 180 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हुआ ओरिजिनल डेटा में। अब अगर आंसर में भी हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को 180 आता है, यानी कि ये इफेक्ट हुआ है चेंज ऑफ स्केल से। मतलब ओरिजिनल डेटा का इंडिविजुअल डेटा जितने से इफेक्टेड हुआ है, ओवरऑल आंसर भी उतने से ही इफेक्टेड होगा, तो हम लोग बोलेंगे स्केल चेंज में इफेक्टेड है। अब स्केल चेंज में ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का मतलब होता है स्केल चेंज करना। तो हम लोगों ने ओरिजिनल डेटा का स्केल चेंज किया। कैसे किया, मैंने इंटू 3 किया हर एक डेटा में, ठीक है। फिर मैंने चेक किया कि ओरिजिनल डेटा का रेंज कितना आया 60, और जो चेंज डेटा है उसका रेंज कितना आया 180। अब जो आंसर है उसमें भी हम लोग अगर स्केल चेंज को इम्पैक्टफुल करते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई करते हैं आंसर में, तो हम लोग का आंसर कितना हो रहा है 180, यानी कि हम लोग का ये सेटिस्फाई कर गया, स्केल चेंज पे ये इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। और एक कैलकुलेट करके देखो, जैसे ये वाला x/2, तो 4/2 2 हो गया, 10/2 5 हो गया, 18/2 9 हो गया, ये 10, यहाँ पर 32/2 16 हो जाएगा, ये 20,
28, 32, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे रेंज। अब इसमें देखते हैं रेंज ऑफ z, क्योंकि मैंने इसको z से नाम दिया हुआ है, तो ये 2 और 32, 32 माइनस 2 कर लो, कितना आ गया 30। तो यहाँ पर ओरिजिनल डेटा में क्या हुआ है, x डिवाइडेड बाई 2 हुआ है, तो इसमें भी अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 60 में, ओरिजिनल आंसर में, तो हम लोग का आंसर 30 ही आएगा, यानी स्केल चेंज में इंपैक्टफुल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करके ये P का आंसर देखो, P में मुझे बता सकते हो इसका R ऑफ P कितना आएगा, इसके बेसिस पे तुम लोग मुझे बता सकते हो R ऑफ P कितना आएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं तो क्या मुझे तुम लोग बता सकते हो R ऑफ P कितना आना चाहिए। ओरिजिनल डेटा में 3 मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल 3 है, अगर ओरिजिनल डेटा में 2 से डिवाइड करेंगे अगर चेंज ऑफ स्केल डिवाइडेड बाई 2 है, तो ओरिजिनल डेटा में अगर -3 मल्टीप्लाई हुआ है तो R ऑफ P कितना होगा, बोल सकते हो मुझे R ऑफ P कितना होगा, बोलो R ऑफ P कितना होगा। बोलो R ऑफ P कितना होगा। -180। हाँ, -180, लेकिन हाँ ये ठीक है, आंसर सही दे रहे हो कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके आंसर निकालेंगे, सिंपल यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 मल्टीप्लाई करने से R ऑफ P का आंसर हो जाना चाहिए -180। अब ओरिजिनली कैलकुलेट करके देखो माइनस नहीं आएगा लेकिन 180 आएगा, उसका भी बताते हैं रीजन क्या है। तो -3 इंटू 4 -12, 10 इंटू -3 मतलब -30, 18 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 54। अच्छा, सभी माइनस में ही आएगा, 3 इंटू -20 ये कितना हो गया 60, और ये हो जाएगा 464, ये हो गया हम लोग का 3 है तो 3 इंटू 40 120, और 56 इंटू 3 56 इंटू 3 160 होना चाहिए, 68 होना चाहिए, और 64 इंटू 3 192, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग डेटा देख के कैलकुलेट करना चाहे तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये बताओ। ये जो फिगर कैलकुलेट होके आया इसमें लार्जेस्ट, हाँ बोलो। 192 माइनस 12 180 आएगा। हाँ, 192 माइनस ऑफ -12 है ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट में देखो, लार्जेस्ट का यहाँ थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा है, लार्जेस्ट 192 है, स्मॉलेस्ट है -12, ठीक है। तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा ना, ये देखो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ओ सॉरी गलत बोल दिया है, देखो थोड़ा सा गलत हो गया आंसर। क्यों बोलो, लार्जेस्ट कौन सा होगा, नेगेटिव वैल्यू है ना, ठीक से बताओ, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना। लार्जेस्ट कौन सा होगा, स्मॉल, जब नेगेटिव में आंसर होता है तो लार्जेस्ट कौन सा होगा। 12। हाँ 12, -12, फिर माइनस ऑफ -192 होगा, है ना, ये होना चाहिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट -12 है, स्मॉलेस्ट माइनस ऑफ 192 है, तो लार्जेस्ट माइनस इस फॉर्मूले के लिए और ये -192, यानी कि टोटल करके हम लोग का आ जाएगा 180, ठीक है। 180 आंसर हम लोग का होगा, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 180, ठीक है। अब तब फिर ये प्रॉब्लम हो गया ना, अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा तो -180 आएगा, जब तक आ रहा था ऐसे करके। अब यहाँ अगर हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 180 आ रहा है, -180 नहीं आ रहा है, ठीक है। 180 आ रहा है, -180 नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, अगर तुम लोग यहाँ पर इसको पूरा एक बार पढ़ लोगे तो देखो, रेंज रिमेन्स अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, जो मैंने ओरिजिन चेंज में दिखाया, बट affected in same ratio due to a change in scale it for any two constant a and b, two variables x and y related by y equal to a plus bx, then the range of y is given by, यहाँ देखो एक मॉड्यूलस का साइन दिया हुआ है, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी डेटा अगर पास करेगा तो वो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। पहले इसका मतलब समझाते हैं, ये 180 हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ,
यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, इफेक्टेड तो होगा स्केल चेंज पे। यहाँ पर देखो स्केल चेंज पे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, इफेक्टेड होगा। ठीक है, इफेक्टेड तो हो रहा है, देखो इफेक्टेड हो रहा है। 60 180 आया, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड 2 हुआ, 30 आया, यहाँ इफेक्टेड हुआ। लेकिन जो है प्रॉब्लम हुआ हम लोग का साइन को लेके, तो इफेक्टेड होगा लेकिन वैल्यू में इफेक्टेड होगा, वैल्यू को इफेक्ट करेगा लेकिन साइन को नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोग साइन को इग्नोर करेंगे, मतलब अगर ये माइनस दिख भी रहा है तो हमें इसे मॉड्यूलस से पास ऑन करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, +3 का ही आंसर देगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। देखो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, ये देखो डिवाइड करने से यही हो जाएगा, बस ये -2 -5 -9 -10 -16 -20 -28 -32 ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, इसका आंसर देखना है। देखो इसका आंसर यहाँ पर हम निकाल के दिखाते हैं। R ऑफ Q कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट है कितना -2 और माइनस ऑफ स्मॉलेस्ट कितना है -32। ठीक है, तो यहाँ पर -2 माइनस ऑफ -32, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, अच्छा अब इस पे हम लोग चेक करके देखते हैं क्या सच में 30 होगा कि नहीं होगा। हम लोग को क्या करना है, डिवाइडेड बाय -2 से करना है, लेकिन माइनस हमें इग्नोर कर देना है, मतलब बेसिकली 2 से डिवाइड करना है। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में होगा, साइन के केस में नहीं होगा। तो साइन हमें इग्नोर कर देना है, साइन हमारा कुछ भी रहे हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम कंक्लूजन लिख देते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करवाते हैं तो समझ में आएगा इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल ओनली वैल्यू, नो इम्पैक्ट ऑफ साइन ऑन स्केल चेंज। स्केल चेंज में साइन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, अभी हम लोगों ने उसको प्रूफ के साथ देखा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट लिखते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट तो मैंने समझा दिया कि चेंज ऑफ ओरिजिन से इंपैक्टफुल नहीं होगा। ये देखो हम लोगों ने जब ओरिजिन चेंज किया सारे आंसर एक ही जैसे आए, सारे आंसर एक ही जैसे आए, तो इसीलिए नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कुछ भी ओरिजिनल डेटा में प्लस या माइनस करना। अफेक्टेड बाय स्केल, स्केल का इफेक्टेड देखा हम लोगों ने, हाँ, लेकिन सिर्फ वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है। जब भी प्लस माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब 60 में +3 मल्टीप्लाई करो या -3 करो, दोनों केस में आंसर हम लोग का 180 आने वाला है, वही दिखा रहा है, और साइन को इंपैक्ट नहीं करेगा। और एंड में मैंने लिखा है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर बी नेगेटिव। अब इसका आंसर नेगेटिव में क्यों नहीं आ रहा है, देखो इसका रीजन क्या है, क्यों बोल रहा है कि इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। वैसे कैलकुलेट करके तो तुम लोग को दिख रहा है कि सच में इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है, प्रैक्टिकली अगर सोचो तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जो है स्कैटरनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग गैप कैलकुलेट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस बोलो उसको कैलकुलेट करें, कुछ भी नाम ले लो, लेकिन कभी भी डिस्टेंस ना नेगेटिव में नहीं हो सकता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कोई हमसे -12 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, हम लोग नेगेटिव में नहीं बोल सकते हैं, डिस्टेंस को कभी नेगेटिव में मेजर किया ही नहीं जा सकता है, इसीलिए बोला है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर बी नेगेटिव। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में आंसर हमें देता ही नहीं है। इसीलिए चेंज ऑफ स्केल
जो है उस पे अफेक्टेड हो रहा है लेकिन साइन को इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज उसका आंसर नेगेटिव में नहीं होगा। ये जब हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ माइनस होगा, लेकिन प्रैक्टिकली करके देखो, कैलकुलेट करते वक्त वो माइनस एलिमिनेट हो जा रहा है। तो देखो हम लोग को तो ये समझने के लिए किया है मैंने, ये सब मैंने टाइम लेके क्यों बोला, ताकि तुम लोग को समझ में आए। एग्जाम में तो ये सब नहीं बोलेगा कि करके दिखाओ, एग्जाम में तुम लोग को क्या याद रखना है, ये एग्जाम में तुम लोग को याद रखना है ये कुछ पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट याद रखने के लिए कुछ इसका कंसेप्ट भी तो होना चाहिए। तो वही ओरिजिन चेंज से इफेक्टेड नहीं हो रहा है, देखो सब में 58 है, स्केल चेंज में इफेक्टेड हो रहा है, उतना ही इफेक्टेड हो रहा है जितना ओरिजिनल डेटा में स्केल चेंज हम लोगों ने किया है। लाइक 3 मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड किया, -3 से मल्टीप्लाई किया या -2 से डिवाइड किया, -1/2 से। लेकिन जब भी प्लस माइनस आ जाएगा फिर से हमें एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये जो है साइन को इफेक्ट नहीं कर पाता है। उसका रीजन ये है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग एक ऐसे फ्लो चार्ट जैसा बना ले तो ऐसा ही याद रहेगा। देखो चेंज, ओरिजिन और स्केल, ठीक है, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, दोनों तरीके से होता है। तो हम लोग जो है रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ओरिजिन चेंज में नो इफेक्ट, ठीक है, ऐसे अपना फ्लो चार्ट अगर तुम लोग बना लोगे ना हर एक चैप्टर में तो आसानी रहेगा। स्केल चेंज में पहले ऐसे लिख लेते, स्केल चेंज में इफेक्ट, लेकिन इसमें अच्छा इसमें इफेक्ट लिखने से भी तो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू में इफेक्ट और एक इसमें नॉट इफेक्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले इसका ऐसे बनाओ, वैल्यू, वैल्यू को ना हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लो साइन। प्लस हो या माइनस, वैसे प्लस से तो इम्पैक्ट वैसे भी नहीं आता है, फिर भी साइन तो साइन ही होता है, प्लस लिख लिया तो इसमें हो जाएगा हम लोग का इफेक्ट, वैल्यू को इफेक्ट कर देगा लेकिन साइन को नो इफेक्ट। ठीक है, ये याद रखने का तरीका, ये फ्लो चार्ट तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, ये जो लिखा है इसी से फ्लो चार्ट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रेंज के बारे में पढ़ लिया कि कैसे करके रेंज जो है इफेक्ट करेगा और कैसे नहीं करेगा। और यहाँ पर देखो ये जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा, आर ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स। ये क्या है पता है, आर ऑफ वाई जो है ओरिजिनल डेटा आर ऑफ एक्स था, ठीक है, ओरिजिनल डेटा आर ऑफ एक्स था। अब अगर हमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ किससे इंपैक्टफुल होगा, स्केल चेंज से। स्केल चेंज का मतलब है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, यहाँ मल्टीप्लाई से किया गया है क्योंकि साइन का इंपैक्ट नहीं आएगा तो यहाँ एक मॉड लगा देंगे, मॉड लगाने से प्लस तो प्लस रहेगा ही, माइनस भी प्लस हो जाएगा, इंटू आर ऑफ एक्स हो जाएगा, आर ऑफ वाई इक्वल टू। ठीक है, ये वाला चीज हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब इसका यूज कैसे करेंगे वो भी हम दिखाते हैं, यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन तो दिखा दिया। अब अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, व्हाट इज द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। यहाँ पर हमें कौन सा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा चलते हैं, ये वाला मैंने नहीं बताया था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसके बाद उसी क्वेश्चन में ये आ गया था ना कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो वो बताते हुए मैंने काफी सारा चीज बता दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसका कैलकुलेशन तुम लोग को बता देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हमें निकालना है और इसका हमें रेंज भी निकालना है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकाला जाएगा रेंज का, वही लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होगा। लार्जेस्ट कैसे निकालना है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर ही करके दिखा देते हैं, क्लास इंटरवल क्या है, 50 to 54, 55 से 59, 60 से लेके 64, 65 से लेके 69, 70 से लेके 74। ठीक है, अब हम लोग को इसको क्या करना है, हम लोग को इसका चेंज करना है, इसको ओवरलैपिंग बनाना है क्योंकि 54 और 55 के बीच में तो गैप है ना। तो जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग डेटा को हमेशा ओवरलैपिंग बना लेंगे। ओवरलैपिंग कैसे बनाया जाता है, डिफरेंस, ये इसको क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। तो हमें क्या करना है, अपर क्लास लिमिट में डिफरेंस ऐड करना होता है, लोअर क्लास लिमिट में भी डिफरेंस को, सॉरी इसमें डिफरेंस ऐड होता है, इसमें डिफरेंस
लेस होता है, इसमें ऐड होता है। लोअर क्लास लिमिट में, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी, लोअर क्लास लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लास लिमिट में डिफरेंस को हमें लेस करना पड़ेगा। मैंने उल्टा लिखा ना, इसी वजह से गलत हो गया। लोअर क्लास लिमिट में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस को लेस करना है। अपर क्लास लिमिट में डिफरेंस को ऐड करना है। करने से क्या मिलेगा, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। ये सब हम लोगों ने बेसिक क्लास में कर लिया था, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, ये देखो मैंने फिर से एक बार बता दिया, क्योंकि हमें बाउंड्री चाहिए होता है, क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। बाउंड्री कब कैलकुलेट करना है, जब हमारा बाउंड्री जो है वो लिमिट और बाउंड्री में एक गैप है। जैसे 54 के बाद 55 से शुरू हो रहा है, मतलब डेटा ओवरलैपिंग नहीं है। तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का तरीका था डिवाइडेड बाई 2 होगा। और कैसे निकालना पड़ेगा, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस। मतलब कैसे डिफरेंस निकालना है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास, लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास। ये भी लिखवाया हुआ है, ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास। तो ये देखो लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया 60, ठीक है। माइनस करना है अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट यानी कि 59। तो डिफरेंस कितना आ गया, 1। 1/2 करना होता है, फॉर्मूला होता है, तो 0.5 हो गया। इसलिए मैंने बोला था हर एक जगह पे तुम लोग देखोगे 0.5 लेस और ऐड होता है। और नॉर्मली ये तुम लोग कर ही लेते हो 0.5 ऐड और लेस, लेकिन उसका लॉजिक ये है, मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया। चलो 0.5 को हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे, लोअर क्लास लिमिट पे लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 49.5 और ये हो गया 54.5, ये ऐड हो जाएगा। फिर इसमें लेस करेंगे तो 54.5, इसमें ऐड करो 59.5, यहाँ पर 59.5 होगा, 0.5 लेस करने से इसमें 64.5, इसमें 64.5 हो जाएगा, लेस करने से 69.5, इसमें 69.5 और 74.5 हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट क्लास बाउंड्री है, जो लोएस्ट क्लास बाउंड्री है, उसका डिफरेंस लेना है। तो लोएस्ट ये वाला है और हाईएस्ट ये वाला है, तो 74.5 माइनस 49.5, ये देखो वही किया हुआ है। तो डिफरेंस 25 आ रहा है। केजी लिखना जरूरी है क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजर किया हम लोगों ने, इसमें आंसर हम लोग का यूनिट में आएगा, ठीक है, इसमें आंसर यूनिट में आएगा। अब इसमें देखो मैंने पूरा निकाल के तुम लोग को दिखा दिया, बाकी हमें पूरा नहीं चाहिए। जब हमें रेंज निकालने के लिए बोलेगा, अगर हम लोग ये और ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी डेटा का तो कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सारे डेटा का जरूरत नहीं है, सारे डेटा का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा डेटा निकाल के क्या होगा, हमें तो सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट चाहिए। तो इससे हम लोग का आंसर निकल के आ गया 25 kg। उसके बाद हम लोग को बोला है कि इसका हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट भी निकालना है। तो चलो कोफिशिएंट निकाल लेते। कोफिशिएंट कैसे होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट यानी कि 25 और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट करना है। तो लार्जेस्ट कितना है, 74.5 प्लस 49.5, तो ये कितना हो गया 124 इंटू 100। तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 124, तो इसमें आंसर आ रहा है हम लोग का 20.16, 20.16, 20.16%। देखते हैं क्या आंसर है। एक तो हम लोग का यहाँ मैच हो गया 25 kg, तुम लोग कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 20.16 सेम आंसर आ गया 20.16। ऐसे करके ही कैलकुलेट होगा, तो आसान है, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, एक्सरसाइज वाला करके दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो, अब जो हम लोगों ने सीखा ना कि कैसे करके हम लोग जो है रेंज का जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखा, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन में उसे अप्लाई किया जाता है। दिया है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, रेंज ऑफ x इज 15, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ y, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं 14.2.3, 14.2.3। एक इक्वेशन दे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 10 और रेंज ऑफ x, मैंने r ऑफ x लिख दिया, रेंज ऑफ x को हम लोग r ऑफ x लिख सकते हैं, वो है ₹15।
रेंज ऑफ वाई कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को बोला गया है। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का कोई यहाँ पर क्या है ना, स्केल चेंज ओरिजिन चेंज दोनों इंपैक्ट दिखा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल डेटा x होगा तभी तो आर ऑफ एक्स निकाला हुआ है, और y उसका चेंज होगा, हमें आर ऑफ y निकालने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ था, देखो कैसे लिखा था इस चीज को, इफ फॉर एनी टू कांस्टेंट, अगर दो कांस्टेंट है ए और बी, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई है, अगर वो रिलेटेड है कुछ इस तरीके से y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तब हम लोग स्केल चेंज का इंपैक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जब भी स्केल चेंज निकालना है रेंज के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। कैसे होगा, हमें y को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ये देखो 3y इक्वल टू 10 माइनस 2x, y इक्वल टू 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, लेकिन मुझे इस तरीके के पैटर्न में लाना है। ठीक है, तो y इक्वल टू 10/3 माइनस ऑफ 2/3 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, ये देखो इस पैटर्न में आ गया a प्लस बी एक्स, इसमें ये हम लोग का हो गया a और ये जो है ये हम लोग का हो गया b। ठीक है, तो a का आंसर हो गया 10/3 और b का आंसर हो गया -2/3। क्यों बताओ, क्योंकि हम लोग का फॉर्मेशन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसको अगर और भी अच्छे से समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये देखो ऐसे करके हम दिखा देते हैं, y इक्वल टू 10/3 प्लस माइनस ऑफ 2/3 x। ठीक है, तो हो गया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अच्छा, ऐसा अरेंज करने से क्या फायदा है, ये हम लोग का a, ये हम लोग का b हो गया। ऐसा अरेंज करने से फायदा जस्ट इतना ही है कि अगर मुझे रेंज ऑफ x दिया हुआ है, मुझे रेंज ऑफ y निकालना है, मुझे पता है कि रेंज जो है सिर्फ स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है, स्केल चेंज में यानी ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर b जो है b मल्टीप्लाई हो रहा है स्केल चेंज, और मॉड ऑफ b रखेंगे क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई होगा उसमें साइन का इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आर ऑफ एक्स गिवन है 15 रुपीज। ठीक है, यहाँ रुपीज लिख दिया। मॉड ऑफ बी, तो देखो बी का वैल्यू क्या है -2/3। अगर हम लोग मॉड नहीं लिखेंगे फिर माइनस का इंपैक्ट आ जाएगा, जो कि इंपैक्टफुल नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव आंसर हमें दे नहीं सकता। अब हम लोग को इससे निकालना जाएगा आर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आर वाई निकालना पड़ेगा, तो ये 2/3 होगा, -2/3 जब मॉड के बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, इंटू ₹15। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो जाएगा ₹10। तो ये देखो यहाँ पर आंसर हम लोग का ₹10 होगा, दिखाते हैं। ये देखो ₹10 हो गया। तो अप्लाई, ये देखो 14.2.1 लिखा है ना, मतलब उस जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके कैलकुलेट किया गया है, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का 10 आ गया। तो ये जो हम लोगों ने सीखा ना, ये जो अनइफेक्टेड होता है और क्या इफेक्टेड होता है, तो उस पे हम लोग इस तरीके से इसका एप्लीकेशन करेंगे। और यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट हमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में इसे अरेंज कर लेना है। क्यों अरेंज कर लेना है, क्योंकि हम लोग इसमें फिर b का आंसर सही नहीं पुट कर पाएंगे। अगर मान लो हम लोग उसको चेंज नहीं करते और bx यानी 2 लिख देते हो सिर्फ, तो गलत हो जाएगा ना, वो 2/3 होगा, -2/3। तो जब हम लोग मीन में ऐसा करते थे ना, स्केल और ओरिजिन चेंज दोनों में इंपैक्टफुल होता था, तो उसमें हमें अरेंज करना जरूरी नहीं था, लेकिन हमें रेंज में अरेंज करना जरूरी है। देखो जैसे अगर ये वाले क्वेश्चन में सपोज ये वाला जो क्वेश्चन है 2x + 3y = 10, इसमें अगर ऐसे दे देता एक्स बार मतलब मीन ऑफ एक्स मान लो दे दिया 30 और पूछ रहा है वाई बार कितना होगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, हम लोग ऐसे करते थे 2 × 30, एक्स में एक्स बार पुट कर दिया, फिर 3 × y = 10। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर लेते थे 3y = 10 - 60, तो y = हम लोग का हो जाएगा -50/3। ठीक है, ऐसे निकाल लेते थे। तो हमें यहाँ पर ना अरेंज करने का जरूरत नहीं होता था कि y = a + bx फॉर्मेट में इसे अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों इंपैक्टफुल होता था। क्योंकि यहाँ पर एक ही इम्पैक्टफुल है, तो सिर्फ हमें क्योंकि बी पिक करना है तो फिर हमें बी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता था, तो यहाँ अरेंज जरूरी है। ठीक है, अरेंज मस्ट। कैसे अरेंज करना है, y = a + bx फॉर्मेट में। यहाँ भी अरेंज कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। ठीक है, अच्छा अब हम लोग रेंज तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रेंज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं, जो हम लोग का एक्सरसाइज है यहाँ से, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए।
थ्योरी तो एकदम लास्ट में करेंगे, सारा कंप्लीट हो जाने के बाद। यहाँ पर जैसे ये वाला बोला है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स, ये बताओ। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए बोला है, बोलो कौन सा आंसर होगा। बोलो, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए बोला है, कौन सा आंसर होगा। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए बोला है, बोलो कौन सा आंसर होगा। पहला बात है ये दोनों आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मुझे कैसे पता चल गया कि नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट का आंसर कभी यूनिट के साथ नहीं होता है, वो यूनिट फ्री होता है। थोड़ी देर पहले ही तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, परसेंटेज में आता है। अब अगर कोई परसेंटेज नहीं लगाता है तो बात अलग है, लेकिन आता तो परसेंटेज में, इंटू 100 करने से परसेंटेज का साइन यूज करो या ना करो, रुपीज में तो आएगा नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट निकालने से यूनिट फ्री हो जाएगा। तो आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा, बताओ क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलो। टी, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 2, सॉरी टू टू क्यों लिख रहा है, इंटू 100। अच्छा, तो लार्जेस्ट कौन सा है इसमें, 90, और स्मॉलेस्ट 60। अच्छा, 90 माइनस 60 और 90 प्लस 60 इंटू 100। ₹20, तो आंसर हो जाएगा ₹20, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी रेंज का ही दिया है। आर ऑफ एक्स मतलब रेंज ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ वाई डिनोटेड रेंज ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स सीरीज का जो रेंज है उसे आर एक्स से डिनोट किया गया है, वाई सीरीज के जो रेंज है उसे आर वाई से डिनोट किया गया है, ठीक है। वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई, एक्स वाई ऐसे रिलेटेड है आपस में, व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो फिर एक्स एंड वाई में रिलेशन क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, देखो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 10, ये देखो 3x प्लस 2y प्लस 10 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी सेट बी का ही कर रहे हैं, बाद में फिर मिलेगा नहीं ढूंढ के। तो यहाँ पर प्लस 10 इक्वल 0 दिया हुआ है, और हम लोग को आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई दिया हुआ है। आर ऑफ एक्स रेंज ऑफ एक्स है और आर ऑफ वाई रेंज ऑफ वाई है। हमें बोल रहा है इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करके बताओ, रिलेशन क्या होगा अगर एक्स और वाई अपने आप ऐसे रिलेटेड है। एक्स वाई का रिलेशन बता दिया है, तो रेंज ऑफ एक्स और रेंज ऑफ वाई का रिलेशन निकालना है। जैसे ये देखो, एक्स और वाई का रिलेशन बता दिया है, एक्स ऐसा है वाई ऐसा है, तो रेंज ऑफ एक्स और रेंज ऑफ वाई का रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है रेंज का जो प्रॉपर्टी है उसका अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो हमें क्या करना है, अरेंज करना है पूरे इक्वेशन को y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, ठीक है। तो y ऐसे रखो, यहाँ पर -10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, y इक्वल टू -10/2 और प्लस ऑफ -3/2 इंटू एक्स, तो y इक्वल टू -5 हो गया प्लस माइनस ऑफ 3/2 एक्स हो गया। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को पता है कि रेंज ऑफ y होता है, मतलब जो चेंज होके आता है, मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ एक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है। तो आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई में रिलेशन ढूंढने बोला है, तो आर ऑफ वाई को आर ऑफ वाई रखेंगे, मॉड ऑफ बी -3/2 है। आर ऑफ एक्स को आर ऑफ एक्स रखो, फिर आर ऑफ वाई रखो 3/2 इंटू आर ऑफ एक्स, ये मॉड के बाहर आएगा तो इसमें से माइनस हट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2RY इक्वल टू 3RX। देखते हैं ऑप्शन क्या है, 2RY इक्वल टू 3RX, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखा उसी से ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो गया। जस्ट ऐसे करना है, ऐसे करने से ही हमें पता चल जाएगा क्या होगा। देखो ना, कोई वैल्यूज तो दिए हुए है नहीं कि वैल्यू पुट कर दे आंसर आ जाए, इसीलिए सारे ऑप्शन इस तरीके के दिए हुए हैं। तो हम लोग का 2 का आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। एक बार सेट बी का आंसर देख ले,
सेट बी का 1 यहाँ पर ही मिल जाएगा। अच्छा, सेट बी का आंसर है 1 का डी और 2 का सी। चलो ठीक आया है, 1 का डी और 2 का सी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और कौन सा क्वेश्चन है जो रेंज से रिलेटेड है। ये देखो यहाँ पर बोला है, ये वाला भी रेंज से रिलेटेड है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताना है। बोलो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालोगे। पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा ढूंढ लो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल जाएगा। बोलो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें क्या लेना है, लार्जेस्ट मतलब अपर क्लास बाउंड्री और स्मॉलेस्ट मतलब लोअर क्लास बाउंड्री। तो इसमें अपर क्लास बाउंड्री तो ये वाला होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ये होगा। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, क्या 10 और 59 ही रहेगा। नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा और ये 59 का कितना होगा। तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। बोलो अपर क्लास बाउंड्री कितना होगा और लोअर क्लास बाउंड्री कितना होगा। बोलो 0.5 एडलेस ही तो करना है, कितना हो जाएगा। 59.5 हाँ 59.5 और 9.5, यही तो। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट हो गया 59.5 और स्मॉलेस्ट हो गया 9.5। फिर यहाँ पर लार्जेस्ट ले लो 59.5, स्मॉलेस्ट हो गया 9.5 इंटू 100। देखो कितना आ रहा है, 59.5 माइनस 9.5, 50 और ये 59 प्लस 9, 68 और 0.5 1 मतलब 69 इंटू 100। 72.46%. अच्छा, 72.46। अच्छा, सी, ऑप्शन सी ये आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, चलो सही आया होगा। कैलकुलेशन सही होने से मतलब है, कंसेप्ट तो हम लोग का सही है। 3 का सी, सेट बी में 3 का सी। हाँ अच्छा, और इसके बाद वाला भी, फोर्थ नंबर वाला भी हम लोग का रेंज का ही था, मुझे तो वही दिखा। देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में बोला है इफ रेंज ऑफ एक्स टू व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x प्लस 50। ये पूछ रहा है। बोलो क्या होगा। अगर रेंज ऑफ एक्स मतलब आर ऑफ एक्स 2 है, इससे क्या पता चलता है, आर ऑफ एक्स 2 है ना, रेंज ऑफ एक्स 2 है। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x प्लस 5। तो हम लोग को कैलकुलेट करके देना है रेंज ऑफ -3x प्लस 50 ये कितना होगा। तो हम लोग इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि y इक्वल टू है -3x प्लस 50। तो इससे हम लोग को रेंज ऑफ y कैलकुलेट करने से ही आंसर मिल जाएगा। अब ये तो हम लोग का देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट हो ही गया, ये a हो गया और ये -3b हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को rx दिया हुआ है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ b इंटू आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो आर ऑफ एक्स दिया हुआ है 2, मॉड ऑफ बी हम लोग का -3 है। तो 3 इंटू 2, मॉड के बाहर आने से ये -3 3 बन गया। तो आर ऑफ वाई हम लोग का 6 आ गया। देखते हैं 6 कोई आंसर है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन बी। तो फोर्थ का हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी हम लोग का प्रॉपर्टी वाला ही क्वेश्चन था। फोर्थ का ऑप्शन बी, हाँ फोर्थ नंबर का ऑप्शन बी हो गया। ये देखो फोर्थ नंबर का ऑप्शन बी। अच्छा, इसके बाद कोई रेंज रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हम लोग का मीन डेविएशन, इसके बाद भी मीन डेविएशन, फिर से मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, ये भी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एस डी। यहाँ तो ये भी क्वार्टाइल डेविएशन है।
ये आगे मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी रेंज का, मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा ये क्वेश्चंस में देख लेते हैं। नहीं, ये यहाँ तो मुझे कुछ रेंज नहीं दिख रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट, नहीं चलो। तो रेंज रिलेटेड जो भी हम लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन था ना, मतलब सेट बी और सी को मिला के वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब रेंज के लिए हम लोग रेंज का मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। कभी अगर ऐसा जैसे थियोरिटिकल में आ जाता है ना रेंज का मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो यहाँ पर लिखते हैं मेरिट्स। तो मेन दो ही मेरिट्स है रेंज का, ठीक है। एक तो है कि वेरी इजी टू कंप्यूट, सच में आसान है, बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। कोफिशिएंट में तो थोड़ा टाइम लगता है, बात अलग है, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ढूंढो, माइनस कर दो, डिफरेंस निकल जाएगा, वेरी इजी टू कंप्यूट। और इसका जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स क्या है वो भी लिख देते हैं। डीमेरिट्स जो है वो किस चीज का है, वो है बट नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। डीमेरिट्स ये है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करके आंसर नहीं देता है, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन को बेस करके आंसर नहीं देता है। कैसे पता चलेगा, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं डीमेरिट्स। एक्स मैंने एक डेटा ले लिया 4, 6, 8, 10 और 12, और वाई मैंने एक डेटा ले लिया 4, 8, 8 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, रेंज ऑफ एक्स आ गया 12 - 4 यानी कि 8 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेंज ऑफ वाई देख लो, 12 - 4 वही 8 आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो रेंज जो है यहाँ पर हम लोगों का सारे ऑब्जर्वेशन को बेस नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ अलग अलग ऑब्जर्वेशन था, यहाँ अलग अलग ऑब्जर्वेशन था, लेकिन दोनों सेट में क्योंकि हाई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट या फिर हाईएस्ट लोएस्ट जो भी बोलो, दोनों डेटा एक ही था, क्योंकि यहाँ पर भी लोएस्ट ये जो है लोएस्ट जो है 4 था, और यहाँ पर भी हाईएस्ट क्योंकि 12 था, तो दोनों में आंसर सेम आ गया। बट सीरीज तो सेम है नहीं, सीरीज अलग अलग है, फिर भी हम लोग का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं कर पाता है, रेंज जो है सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं कर पाता है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं, रेंज इज फेल्ड एज कांट कंसीडर ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो रेंज यहाँ पर जो है फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डेटा में दोनों, देखो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्पर्सन क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर कोई डेटा सीरीज अलग अलग है, उसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो जाता है उसके डिस्पर्सन को कंसीडर करने के लिए, है ना। ये जो मैंने आज स्टार्टिंग में तुम लोग को दो डेटा दिखाया था, वहां पर देखो डेटा तो अलग अलग था, मतलब ऑब्जर्वेशन अलग अलग था, बट मीन मीडियन मोड एक ही आंसर दिया। तो हम लोगों ने बोला नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, हमें डिस्पर्सन कुछ और सोचना चाहिए, ताकि हम लोग डेटा का जो फैलाव है वो फाइंड आउट कर पाए। उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए रेंज पढ़ा, लेकिन रेंज भी देखो ये 4 to 12 का आंसर भी 8 दे रहा है, 4 to 12 का आंसर 8 दे रहा है, बट दोनों तो अलग अलग है ना। यहाँ पर अगर देखें ये डेटा का स्कैटरनेस जो है ये कम है, ये लेस स्कैटर्ड है, ठीक है। और ये कैसा है, ये मोर स्कैटर्ड है, ठीक है। ये सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने इधर, ये देखो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, ये हम लोग का हो जाएगा मोर स्कैटर्ड। क्यों मोर स्कैटर्ड, ये 4 से 12 तक जा रहा है, तो ये भी तो 4 से 12 जा रहा है, लेकिन इसे लेस स्कैटर्ड क्यों बोलेंगे, लेस स्कैटर्ड इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसका डेटा देखो यहाँ पर 8, 8, 8 है, मतलब 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 8, उसके बाद 12, ठीक है। तो ये 4 से 12 जरूर जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा फैला हुआ नहीं है, जस्ट 4 से 12 तक जा रहा है। अब इसको और एक तरीके से भी तो हम लोग समझ सकते हैं ना, मैंने यहाँ पर जब तुम लोग को डेफिनेशन लिखवाया तो हम लोगों ने बोला कि एप्रोप्रिएट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब ये वाला डेटा मैंने जो लिखवाया था, है ना। तो ये देखो यहाँ पर गैप, इस ये वाला डेटा भी मैंने वही वाला लिया हुआ है, सेम डेटा लिया हुआ है। तो एप्रोप्रिएट गैप यहाँ पर +2 +2 -2 -2, लेकिन यहाँ पर अलग अलग
आ रहा है डिस्पर्सन, यहाँ पर 2 डिस्टेंस 2, यहाँ पर डिस्टेंस 4, यहाँ पर -2, यहाँ पर -4, ऐसे आ रहा है डिफरेंसेस, ठीक है, गैप इतना आ रहा है। तो ये लेस स्कैटर्ड है, ये मोर स्कैटर्ड है, और इसके लिए हम लोग बोलेंगे मोर क्लस्टर। ये y के लिए हम लोग बोलेंगे मोर क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड का मतलब है सेंट्रल के तरफ डेटा ज्यादा क्लस्टर्ड है। ये देखो सेंटर वैल्यू की तरफ डेटा ज्यादा क्लस्टर है, 888, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोलेंगे लेस क्लस्टर्ड। अगर कोई डेटा ज्यादा फैला हुआ है तो वो सेंटर की तरफ ज्यादा क्लस्टर्ड नहीं होगा। जो भी हो, ये तो समझाने के लिए इस पॉइंट को कि ये सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं करता है, जो कि दोनों में आंसर 8 से हमें पता चल रहा है सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं करता है। दो अलग अलग सीरीज है, फिर भी आंसर हम लोगों का क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट पे बेस्ड है, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रेंज का ये डीमेरिट निकल के आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज के बदले ऐसा कोई कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा जो रेंज के डीमेरिट्स को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या सीखना चाहिए, मैंने लाइन बाय लाइन ही लिखवाया हुआ है, अच्छा नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन आगे, चलो उसके बाद हमें मीन डेविएशन सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन सीखेंगे। नेक्स्ट जो है इसके लिए हमें सीखना चाहिए मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन हमें रेंज का जो डीमेरिट्स है उसे एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। रेंज का जो डीमेरिट्स है उसे एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। इसी को हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं मीन डेविएशन से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेटा ले लिया 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। और यहाँ पर मैंने y डेटा ले लिया 4, 8, 8, 8 और 12। तो हम लोग को क्या करना है मीन डेविएशन में, देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब ही है हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट कोई सेंट्रल टेंडेंसी ले लेना है। एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा का गैप ढूंढना है। तो एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग इस बार मान लेते हैं कि एरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका अपने एरिथमेटिक मीन से डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिथमेटिक मीन कितना होगा देखते हैं। इसका हम लोग का एरिथमेटिक मीन हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो 10, ठीक है। सेम डेटा है, इसका एरिथमेटिक मीन जो है हम लोग का 10 आ रहा है। एक मिनट देख लेते, ये 10 आएगा क्या, ओ ये अलग डेटा था, ठीक है। इसको हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पर 6 + 4 10, 10 10 20 20 30 30 और 40 40 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 8 हो जाएगा। अच्छा, और इसमें देखते हैं एरिथमेटिक मीन ऑफ y 12 + 8 20 20 और 8 28 28 + 8 + 4, तो ये हो गया हम लोग का 40 40 बाई 5। तो यहाँ पर भी एरिथमेटिक मीन हम लोग का कितना आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा का गैप निकालेंगे उसके एरिथमेटिक मीन से। तो 4 - 8 -4 हो जाएगा, 6 - 8 -2 हो जाएगा, 8 - 8 0 हो जाएगा, 10 - 8 2 हो जाएगा, 12 - 8 4 हो गया। अच्छा, y के केस में भी हम लोग निकालते हैं। अब y का हो जाएगा y माइनस एरिथमेटिक मीन, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 8 -4 8 - 8 0 0 0 और 12 - 8 हम लोग का 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना चाहिए। देखो अब मीन डेविएशन का जो है डेफिनेशन दिखाएंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार मीन डेविएशन में चलते हैं जहां लिखा हुआ है। ये रहा मीन डेविएशन यहाँ पर। Since range is based only on two observations, highest और जो है smallest, it is not regarded as an ideal measures of dispersion, इसीलिए range को ideal measures of dispersion नहीं बोला जाता है। A better measures of dispersion is provided by mean deviation, which unlike range is based on all the observation। ये range के तरह नहीं है, सारे observation पे based होता है। कैसे calculate करना है, for a given set of observation, अगर कोई set of observation दिया हुआ है, जैसे कि मैंने x और y लिया हुआ है,
mean deviation is defined as the arithmetic mean of the absolute deviation of the observation from an appropriate measures of central tendency. तो मैंने appropriate measures of central tendency क्या लिया है, arithmetic mean को लिया है. हमें क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, arithmetic mean निकालना है. किसका, absolute deviation का. deviation का मतलब होता है गैप, ठीक है, absolute deviation का. तो गैप हम लोगों ने निकाल लिया. गैप कैसे निकालना है, डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन, मैंने मीन से गैप निकाल लिया. अब उसका एब्सोल्यूट डेविएशन करना है. एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है उसमें माइनस का इंपैक्ट नहीं दिखाना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आता है. तो हम लोग को यहाँ पर x माइनस एरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा. तो -4 का मॉड करेंगे 4 हो जाएगा, -2 का मॉड करेंगे 2 हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 2 2 रहेगा, 4 4 रहेगा. सिमिलरली यहाँ पर y माइनस एरिथमेटिक मीन करेंगे तो हम लोग का आंसर 4 0 0 0 एंड 4 आ जाएगा. ठीक है, ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया. अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ही बोला हुआ है कैसे कैलकुलेट करना है. मीन डेविएशन इज डिफाइंड, यानी कैसे कैलकुलेट होता है, एज द एरिथमेटिक मीन. क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन. किसका निकालना है, एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एडिशन, किसी एक सीरीज का डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर है. लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला है, एरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन. हम लोग को क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन का एरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय n. अब एब्सोल्यूट डेविएशन किस चीज का निकलेगा, डेविएशन मतलब गैप निकालना है, एब्सोल्यूट गैप निकालना है. तो ऑब्जर्वेशंस का गैप निकालना है उसके एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से. तो ऑब्जर्वेशन को हम लोग x बोलेंगे, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एरिथमेटिक मीन अगर मानते हैं और उसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं तो मॉड ऑफ x माइनस am, और इसका हमें करना है समेशन डिवाइडेड बाय n. ये देखो फॉर्मूला वही लिखा हुआ है. तो ये जो डेफिनेशन है उसी से ही तो फॉर्मूला बना हुआ है. तो ये देखो, ये डेफिनेशन जैसे इन्होंने इंटरप्रेट किया है उसी हिसाब से फॉर्मूला बनाया है. तो अब हम लोग अगर इसका यहाँ पर निकालते हैं मीन डेविएशन ऑफ x, ठीक है, मीन डेविएशन ऑफ x कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ x माइनस एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय n. तो देखते हैं यहाँ पर इसका टोटल कितना आता है, 4 2 2 4 4 और यहाँ पर हो गया 12. ठीक है, तो ये 12 और यहाँ पर कितने सारे डेटा है, 1 2 3 4 2 3 4 5. तो 5 12 बाई 5 कितना हो जाएगा, 2.4. और ये वाला देखते हैं, यहाँ पर टोटल करने से कितना आ गया 8. तो मीन डेविएशन ऑफ y, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8/5, 1.6 आ गया. ठीक है, 1.6 आ गया. तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या आंसर दे रहा है, ये सारे डेटा पे बेस्ड हमें आंसर दे रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा पे बेस करके आंसर नहीं दे रहा है. तो मीन डेविएशन जो है ये रेंज के जो डिमेरिट्स है उसको एलिमिनेट कर दिया, कि सारे ऑब्जर्वेशन को मानते हुए हमें गैप का आंसर दिया. इससे भी हमें पता चल रहा है किस डेटा में जो है स्कैटरनेस ज्यादा है, तो ये आंसर ज्यादा है तो इसमें स्कैटरनेस ज्यादा है. ठीक है, और इसमें स्कैटरनेस हम लोग का कम है. ये देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा था. तो मीन डेविएशन का हम लोग का फीचर्स क्या क्या निकल के आया, यहाँ पर लिख देते हैं. मीन डेविएशन को MD से लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द arithmetic mean of absolute deviation of the observations from an appropriate measures of central tendency. और फॉर्मूला क्या हो गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये मीन है, ठीक है, दो तरीके से निकलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकलेगा और अबाउट मीडियन भी निकलेगा. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया 1/n समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ x माइनस a. ठीक है, जहां पर n का मतलब कितने सारे ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, तो a का मतलब लिख देते हैं, a का मतलब हो गया एप्रोप्रिएट measures of central tendency as given in question. जो क्वेश्चन में हमें करने के लिए बोला है, ठीक है, as given in question it can be
हम लोग को मीन कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोग इट कैन बी अरिथमेटिक मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है या फिर मोड हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमें मीन और मोड मीडियन के लिए ही बोला जाता है, ठीक है, मोड के लिए नहीं बोला जाता है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो। अच्छा, अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हो गया। अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन, जो भी हमें अरिथमेटिक जो भी हमें एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंसीडर करने के लिए बोला जाएगा, तो ये कैपिटल एन लिख देते हैं, या फिर समेशन ऑफ एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होगा तो एफ आ जाएगा, और यहाँ पर मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए और इंटू एफ डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड हटा देते क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखा है ना, ये करने से ही समझ में आएगा कैसे करके होगा, ये देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब समेशन ऑफ एफ हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट भी लिख देते हैं साथ ही साथ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट ए, ठीक है। अब ए का मतलब क्या होगा, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोफिशिएंट ऑफ ए मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ मीन मीडियन मोड सभी के लिए अप्लाई हो गया। अगर हम लोग मीन निकाल के करेंगे तो ये मीन हो जाएगा, अगर हम लोग मीडियन से करेंगे तो ये मीडियन का आंसर देगा, ये अगर हम लोग मोड से करेंगे तो मोड का आंसर देगा। तो अभी देखो इसके बाद यहाँ पर हमें बोला है व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, इस नंबर का हमें मीन डेविएशन निकाल के दिखाना है, तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं 14.2.4 एक्स, ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्या क्या वैल्यू है, 5 8 10 10 12 9, 5 8 10 10 12 और 9। हम लोग को बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए, मीन का मतलब एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो हम लोग को इस डेटा का गैप निकालना पड़ेगा उसके एरिथमेटिक मीन से, फिर हम लोग उसको एब्सोल्यूट भी करेंगे, तो हम दो कॉलम नहीं बना के एक ही कॉलम में कर देते हैं, ठीक है। दो कॉलम और नहीं बना रहे, एक ही कॉलम में हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट डेविएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स देखते हैं कितना होगा, 5 + 8 + 10 10 10 30 30 और ये हो गया 39 + 2 मतलब 54। तो x बार हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 9 हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन 9 आएगा कि नहीं, हाँ 9 आएगा। अब हमें माइनस करना है तो 5 - 9 4 लिख देंगे, क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस तो चेक करने का जरूरत है नहीं कि साइन नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। 1 हो गया, फिर यहाँ पर ये 10 - 9 फिर से 1 हो गया, 10 - 9 1 हो गया, 12 - 9 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। अब इसका हमें करना है समेशन, देखते हैं कितना आता है, 4 5 6 7 3 10 आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं 10 आ रहा है कि नहीं, हाँ 10 हो गया। अब हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन ऑफ ए समेशन ऑफ एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन, हमें इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, डिवाइडेड बाय एन। तो ये आंसर आ रहा है 10, और यहाँ पर डेटा है हम लोग का टोटल 6, ठीक है। तो 10/6 करने से जितना आएगा चेक कर लेते कितना आ रहा है, 10/6 1.67 आएगा, तो 1.67 हम लोग का आंसर हो गया। तो एरिथमेटिक मीन अबाउट मीन निकाला, क्वेश्चन में जो बोलेगा वही निकालना है। मैंने बोला ना ए हमें क्या लेना है वो डिपेंड करेगा हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द एरिथमेटिक मीन अबाउट मीन बोला था, इसीलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। और मीडियन का भी एक निकाल के दिखा देते, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अगर मीडियन बोला है तो मीडियन बेसिस पे निकालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कोफिशिएंट भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो फिर हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सीख लेते हैं, देखो कैसे होगा, सेम प्रोसेस में ही होगा।
14.2.5 14.2.5। तो सीरीज लिख लेते हैं, क्या है, एक्स का वैल्यू है हम लोग का, मीडियन बोला है ना, तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं ताकि मुझे मीडियन निकालने में आसानी रहे। तो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का 52, फिर उसके बाद 56, क्योंकि मीडियन निकालने का मतलब है अरेंज करना जरूरी है, फिर 68 हो जाएगा, फिर 70, फिर उसके बाद 75, 80 और 82, ऐसे करके हम लिख लेते हैं अरेंज करके, ठीक है। तो पहले आ गया 52, फिर उसके बाद 56, 68, 70, 75, 80 और 82, 80 और 82, ठीक है। तो ये हम लोग का मीडियन वैल्यू कौन सा होगा, मीडियन वैल्यू हो गया 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये वाला हम लोग का मीडियन हो गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्स माइनस मीडियन, और उसका क्या करना है, मॉड करना है, क्योंकि फॉर हमें डेफिनेशन क्या बोला था, मीन डेविएशन को हमें क्या करना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है, किस चीज का, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन from its appropriate measures of central tendency। appropriate measures of central tendency क्वेश्चन में मीडियन बोला है, तो 70, तो 52 माइनस 70 निकालना पड़ेगा। तो देख लो कैसे आंसर दिया हुआ है, 52 माइनस 70 18 ही होगा शायद, यहाँ पर देख लेते हैं, 52 माइनस 70 ये रहा 18 हो जाएगा, 56 माइनस 70 14 हो गया, माइनस को इग्नोर करना है क्योंकि मॉड्यूलस लग चुका है, तो यहाँ पर 2 0 5, ये हो गया 10 और यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका टोटल करना पड़ेगा, तो हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट जो है मीडियन, तो क्या निकलेगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन, इसका हमें अरिथमेटिक मीन करना है, वही तो बोला है, डिवाइडेड बाय एन। अब एन का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है और इसका टोटल हम यहाँ पर कर रहे हैं, इधर जगह नहीं हो रहा है, हम ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 17, 17 और 12 29, 63, तो यहाँ पर हो गया 9, ठीक है। 7 से डिवाइड करने से कितना आ गया, 9 आ गया। तो चेक करते हैं एक बार आंसर हम लोग का 9 है कि नहीं, 61 आएगा। अच्छा, 18 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12, हाँ 61 आएगा, मैंने गलत कैलकुलेशन किया, 61, 61 डिवाइडेड बाय 7, 87, 8.71। अच्छा, ये ना प्रॉफिट था तो 1000 में दिया हुआ था, ठीक है। ये सारे आंसर्स जो है इन 1000 में दिए हुए हैं, ये देखो प्रॉफिट्स इन 1000, तो इसमें इनटू 1000 करने से हमें यहाँ पर कैलकुलेटर पे करना चाहिए, तो 1000 करने से जो आंसर आएगा 8714, 8714, ये हमें आंसर देना चाहिए, रुपीज इतना, ठीक है। ये हम लोग का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गया। अच्छा, अब अगर इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बस यही वाला लास्ट दिखाएंगे, कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, ये देखो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, कोफिशिएंट का फॉर्मूला था हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, तो यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो कि है 8714, डिवाइडेड बाय लेना है हमें ए मतलब एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हम लोगों ने यहाँ पर मीडियन निकाला है यानी कि 70 इंटू 100, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, देखते हैं कितना निकल के आता है, 8714 into 100 divided by 70, 12448, चेक करते हैं, हाँ 12448 आ रहा है, इन्होंने इसको पॉइंट में कर लिया है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज गलत हो गया, मैंने इसको 1000 में कर दिया, तो ये 70 को भी तो मुझे 1000 में लेना चाहिए ना, अगर हम 70 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 70 और 1000, क्योंकि ये मैंने इन टर्म ऑफ 1000 कर दिया है, तो इसे भी मुझे 1000 में लेना चाहिए, अदरवाइज 8.71 लेंगे तो 70 लेने से सही आंसर आएगा, इसीलिए मेरा थोड़ा सा गलत आ रहा है आंसर, तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया 12.448, देखो आंसर मैच हो जाएगा, 12.45 आ रहा है, 45, ठीक है। तो 8714 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70,000,
12.44 आ रहा है, 448 यानी 45 ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है फिर से मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। Thank